अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूएमटी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहरीम फातिमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी पर्सनैलिटी जो एक यूथ आइकन है। एक वक्त पे कई फ्रंट्स पर लीड कर रहे हैं, कई बिजनेस वर्चर्स और क्रिकेट के मैदान में ना सिर्फ राज कर रहे हैं बल्कि एक कामयाब बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। बिना वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम तहरीन, थैंक यू, गुड टू बी हियर। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन मैं जो भी देख रहे हैं मैं बता दूं कि तहरीन डेफिनेटली उनको फोर्स किया गया है इस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जब से मैं अंदर आया ना वो बहुत ज़्यादा अफसरदा लग रही हैं। तो इंशाल्लाह बातें ऐसी होंगी कि उनका मूड चेंज होगा इंशाल्लाह। नहीं सर, आपको गलत लग रहा है। मैं थोड़ी सी नर्वस थी क्योंकि ऑब्वियसली आपके सामने मैं बैठी हुई हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जो आपको बिजनेस और स्पोर्ट्स की दुनिया में लाया? लेकिन तहरीन आते साथ इतने मुश्किल सवाल नहीं पूछ सकते जी। लेट्स गो, कोई आसान सवाल शुरू करते हैं, थोड़ा वार्म अप करते हैं एंड देन गो इनटू लाइफ चेंजिंग थिंग्स। और बताएं कोई रिलैक्स चिल्ड आउट सवाल बताएं पहले। हमें फिर बताइएगा अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कि आप कैसे पर्सन हैं, खामोश रहने वाले? मैं अपने आप को एक शरारती इंसान समझता हूँ। जी बिल्कुल। स्कूल में भी क्लास क्लाउन, और हमेशा कभी कोई सीरियस मौका मिले मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं इसको कम सीरियस कैसे कर सकता हूँ। और जनरली लाइफ में ऑब्वियसली हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई मुश्किलात होती है, लेकिन जब भी मुझे आई हैं मेरी कोशिश यही रहे कि मैं स्ट्रेस को अवॉइड करूँ और उसको एक लाइट से तरीके से उसको डील करूँ। तो आपको नज़र आएगा अक्सर के सीरियस सिचुएशन में भी मैं कोशिश करता हूँ उसको मैं लाइट कर दूँ। तो आपने जैसे बताया कि आप बहुत शरारती हैं, हमारे साथ शेयर करिएगा कि कोई स्कूल में, कॉलेज में ऐसी शरारत जो आपने की हो और यादगार वाकया। अगर उस ज़माने में सोशल मीडिया होता तो काफ़ी हाई चांसेस होते कि हम एक्सपेल हो जाते कम से कम, लेकिन जेल की भी ऑप्शन आई थिंक होती थी उन ज़मानों में। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि आप लोग ऐसी चीज़ें करें, लेकिन जवानी में और स्कूल के टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा मज़े किए। अच्छी बात ये थी कि हमेशा रिस्पेक्ट के दायरे में रहा हूँ। तो जो हमारे टीचर्स थे, हमारे प्रिंसिपल्स थे, क्योंकि मैं एक ही साल में कुछ 14 साल गुजारे हैं, तो सारे टीचर्स, सारे डिसिप्लिन के लोग, सारे प्रिंसिपल सब हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वो हमें फिर कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा हमें वो शैतानी कभी करने देते थे। तो वाकया नहीं आपने शेयर किया हमारे साथ कोई यादगार? नहीं, अब वाकया तो रिकॉर्ड पे नहीं आ सकता, लेकिन जनरली हमने हमेशा ऐसी चीज़ें की कि टीचर्स के कोई प्रैंक कर लिया हमने, लेकिन ये नहीं होता था कि टीचर नाराज होते थे हमारे से। अक्सर वो ऐसे से कहते थे कि यार अली अब तुम फिर से कर दिया, अब तुम्हें भेजना पड़ेगा प्रिंसिपल के पास। मैं कहता था वर्थ इट, तो हम चले जाते थे। अच्छा अली तरीन साहब, चाय पर्सन है या कॉफ़ी पर्सन है? पाकिस्तान में चाय पर्सन, और जब पाकिस्तान से बाहर होता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के अलावा उनको चाय बनाने नहीं आती, तब मैं कॉफ़ी पीता हूँ। तो हाउ मेनी कप्स अ डे? मैं काफ़ी कॉफ़ी पीता हूँ और चाय पीता हूँ, तो 6 कप अंदाज़न। ओके, 6 कप। अच्छा, हमें अब थोड़ा सा सीरियस हो जाए। मेरा सवाल था आपसे कि कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था आपकी ज़िंदगी में जो आपको खेलों के मैदान में और सियासत में लाया? देखिए, मैं सियासत में कभी आना मेरा कभी प्लान नहीं था, ना मेरी कभी कोई चाहत थी। उस टाइम पे मेरे वालिद साहब की सीट वो पे इलेक्शन हो रहा था, और फिर मुझे आना पड़ा, बीइंग द ओनली सन अनफॉर्चुनेटली। तो आ गया, लेकिन मुझे याद है कि जब फैसला हो गया था कि मैं इलेक्शन लड़नी है, पहले मेरी स्पीच आनी थी, तो मैं ऑब्वियसली बड़ा नर्वस था। जनरली मैं लगता नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ एक इंट्रोवर्टेड इंसान, तो मैं बड़ा वो पब्लिक स्पीकिंग वाज ऑलवेज एक मेरी इशू था कि मैं क्या कहूँगा। और मैं एक स्पीच को मेमोराइज नहीं कर सकता। तो मैं स्पीच किसने मुझे लिख के दी थी हमारे दफ्तर से, फुल फ्लावरी हाई लेवल उर्दू थी। तो पहले मैंने लिखवाई उनसे रोमन में, ताकि मुझे आसानी हो पढ़ने में। जी। मैं पढ़ा था, कोशिश कर रहा था, वो फुल था मेरे अजीज़ हमवतनों वाला, वो वाला सीन था। तो मैंने एक क्वार्टर मेमोराइज किया, फिर मैंने शीशी में कोशिश की। मैं कहा यार ये कौन बंदा है कि शीशी में जो मैं स्पीच दे रहा था मुझे पता नहीं था कौन है। तब मैंने सोचा, और ये मेरे लिए बड़ा एक मोमेंट था, मैंने कहा आई विल जस्ट बी हु आई एम, और अगर लोगों को पसंद है नहीं पसंद है दैट्स नॉट माई कंसर्न, बट आई कांट स्टार्ट ऑफ बीइंग फेक और फेकर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज फिर हमेशा मुझे उसी पे रहना पड़ेगा। और तो मैं उसमें नर्वस भी होऊंगा, फिर मुझे हर स्पीच लिखवानी पड़ेगी, हर ट्वीट लिखवानी पड़ेगी। तो मैंने डिसाइड किया ऐसे नहीं होगा, जो जैसा मैं हूँ मैं वैसे होऊंगा, और स्पीच भी मैं बस ऑफ द कफ उसी वक्त जो मुझे
फील हो रहा है वो मैं कहूँगा। ऑब्वियसली एक मतलब एक रिफाइंड वर्जन होता है ऑफ themselves in public, लेकिन मैंने तब फैसला किया था कि I'm just going to be who I am, people can like it, hate it, love it, that's not my concern। तो कैसा रहा था आपका वो वाला एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा था, बहुत अच्छा रहा था। और मुझे तो तब पता भी नहीं था कि हाउ थिंग्स आर बीइंग रिसीव्ड नेशन वाइड, क्योंकि मैं तो सिर्फ उस लोधना के इलेक्शन में फोकस कर रहा था। तो और जो मुझे बाद में पता चला कि लोगों को मेरा नेचुरल ज़्यादा थोड़ा कैजुअल स्टाइल पसंद आया, क्योंकि देखो रिलेट कि ये मतलब ये कि नॉर्मल बंदा है, ही इज़ नॉट सम फैंसी पॉलिटिशियन या कोई अपने आप को समझते। तो मैं भी रिलैक्स्ड हूँ, लोग भी रिलैक्स होते हैं। और जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, जब मैं स्पीच कर रहा हूँ, मैं कुछ याद करके नहीं आता, कोई पॉइंट्स नहीं होते। मैं चाहता हूँ कि एक बस नेचुरल फ्लो से चले और हाँ गो विद द फ्लो करें, और जो बातें हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, उसके साथ चलते रहेंगे। अच्छा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन आप हमारी यूथ को ऐसी कौन सी एडवाइस देना चाहेंगे कि वो ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर सकें? देखिए एडवाइस तो बहुत बहुत होती हैं, बहुत लोग दे सकते हैं, और मेरे से कई ज़्यादा काबिल लोग हैं, उनकी आप बातें ज़रूर सुना करें, क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ उनकी बातें सुनता रहा हूँ। लेकिन जो मैंने एक चीज़ जो मैं खुद बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, जब भी अगर मैं कोई नया प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या किसी चीज़ में जा रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है टू डेवलप डीप नॉलेज ऑन द टॉपिक। अब फॉर एग्जांपल जब हमने एक क्रिकेट टीम खरीदी, तब मैंने ये सोचा कि ये नहीं कि अच्छा जी सबसे कोई फैंसी कोच हायर करें, वो सब काम करें। मैंने, क्योंकि मुझे शौक भी है इस चीज़ का, तो मैंने एक निटी ग्रिटी में मैं समझना चाहा। उन्होंने कहा कि जी हमें ये लोग चाहिए होते हैं फॉर कोचिंग असिस्टेंट्स। मैं कहा क्या करते हैं कोचिंग असिस्टेंट्स? फिर मैंने उनके साथ एक दो दिन गुजारे कि वो क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल वो जब बैग ट्रक से आ रहे हैं, वो अनलोड करें, कितनी देर लग रही है, कितने लोग हेल्प करें, टू अंडरस्टैंड कि ये लोग क्या चाहते हैं। और फिर उसके बाद जो उनके पास वो जो प्लेयर्स को बॉल थ्रो कर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है कि वो थक रहे हैं, तो मैं देखा कि अच्छा उनका कंधा थक रहा है, इनको अगर हमें साइड आर्म ले लें तो और उनको हम ट्रेन कर दें तो वो उनके लिए आसानी हो जाएगी। अगर हमने 1 से 2 लोग कर लिए फिर आसान हो जाएगा। अगर हमने ट्रेनिंग का सामान इनको अलग ले दिया वो आसान होगा। सो बिकॉज जस्ट एग्जाम्पल कि मैंने एक सेगमेंट में अलग अलग टाइम गुजारा टू सी कि इन लोगों को क्या हेल्प चाहिए। सिमिलरली जब हमने फार्मिंग की थी, नया आया था मैं वापस कॉलेज से, और समर था पाकिस्तान में, लेकिन मैं समझना चाह रहा था कि फार्मिंग में सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारी एक्टिविटी होती हैं थ्रू आउट द डे। उनको लग रहा था मैं बैठूंगा दफ्तर में और बस दफ्तर से हम बस कागज़ पे फैसले करेंगे। मैं कहा वो तो एंड में करेंगे, बट फर्स्ट मैं एक जो आपकी एक्टिविटी है मैं उसमें आई वांट टू पार्टेक इन इट, ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो कि ये एक्टिविटी क्या है। तो एक एक्टिविटी थी पेस्ट स्काउटिंग, कि आप कॉटन फील्ड में, वीट फील्ड में आप चलते हैं और डिफरेंट एरियाज में रुक के आप पत्ते टर्नओवर करके बग्स काउंट करते हैं उसके ऊपर, और अगर एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा या कम है उसके मुताबिक आप स्प्रे करते हैं। तो मैंने वो उस हफ्ते मैंने सारे जो भी हम ये पेस्ट स्काउटिंग कर रहे थे, मैं खुद गया टू अंडरस्टैंड एंड फील व्हाट इट लुक्स लाइक। सिमिलरली जब हम कोई बूर काट रहे थे वो भी मैंने किया, कोई फंगस को हम काट रहे थे वो भी मैंने किया। टूल्स इस्तेमाल किए जस्ट के मैं फील कर सकूं। जब डेयरी फार्म था हमारा, मैंने जाके सारी गोबर भी साफ़ की, सारे जानवर का खाद भी रखा, काउस को मिल्क भी किया, जस्ट सो आई कुड फील कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक्सपीरियंस कैसा होता है। एंड वंस आई अंडरस्टैंड कि बेसिक इनका एक्सपीरियंस क्या है, देन फैसले करने में आसानी होती है। तो मैं आप सारों को ये मशवरा दूंगा कि जो भी आप लोग करना चाह रहे हैं, please get detailed knowledge of the systems in place, of the actual activities of the people, ताकि आप फिर आपकी decision making आपकी बेहतर होगी। आप हमें बताना चाहा कि एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा सिखाता है, एज इन लोगों को देखने से कुछ नहीं। ऐसी और जितना छोटे एक्सपीरियंस आप करेंगे उतना ही आपको फिर मज़ीद फ़ायदा होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि आप मुल्तान सुल्तान्स के CEO हैं, तो हमें बताइएगा कि क्रिकेट टीम मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है जो आपने महसूस किया? देखिए ज़्यादा फर्क तो नहीं है, इट्स ऑल अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम। कि आपके पास एसेट्स हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपने उनको मैनेज करना होता है। यू हैव टू मेक श्योर योर एम्प्लॉइज आर हैप्पी, यू हैव टू मेक श्योर योर क्रिकेटर्स आर हैप्पी, यू हैव टू मेक श्योर योर कोचेज आर हैप्पी। जो इक्विपमेंट आपके पास है वो हमने चेक करनी होती है कि हर किसी के पास वो है जो उनको चाहिए। तो सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि अगर कोई आउटकम होता है बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया या आप कोई मार्केटिंग कैंपेन करें, अगर वो उतनी सक्सेसफुल ना हुई तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता और आप एक अगले कैंपेन के लिए आप तैयार हो सकते हैं। लेकिन क्रिकेट में होता है अगर कोई भी चीज़ आपकी सही ना गई, मैच हार गए, बॉलिंग बुरी होगी, बैटिंग बुरी होगी, तो एकदम क्रिटिसिज्म आपको फेस करनी होती है। तो एनी पब्लिक फेसिंग कंपनी हो या खास तौर पर स्पोर्ट्स, तो यू हैव टू हैव अ थिक स्किन, बिकॉज एक गलती पे लोग आपकी तनकीद करते हैं और कोई भी रूम नहीं होता कि आपके आगे आपकी गलती कोई एक्सेप्ट कर ले। तो सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि आपको क्रिटिसिज्म एकदम सुननी पड़ती है और बाकी जस्ट पीपल मैनेजमेंट प्रॉब्लम।
अच्छा सर, अभी आपने जिक्र किया क्रिटिसिज्म और प्रेशर का, तो अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा हो या इस तरह के ज़िंदगी में बहुत मोड़ आते हैं जहाँ पे लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पॉइंट था, और अगर था तो आपने कैसे हैंडल किया उसको? देखिए, बचपन से हमारे सारे इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वी ऑल फील द नीड टू बी लाइक्ड बाय एवरीवन। तो किसी को तनकीद बचपन से पसंद तो नहीं होती, लेकिन ओवर टाइम आप थोड़ा ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं, तो इवेंचुअली एटलीस्ट मेरे लिए है कि आई मूव पास्ट द प्लेस वेयर आई फील द नीड टू बी लाइक्ड बाय एवरीवन। तो अब मुझे होता है कि कोई भी मैं बात करूँगा, कोई लोग होंगे जो इसको इग्नोर करेंगे, कोई लोग पसंद करेंगे और कोई लोग इंतहाई नफरत करेंगे। तो ठीक है, अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो बात करूँ, मैं अच्छी बात करूँ, बुरी बात करूँ, अक्लमंदी की बात करूँ, बेवकूफ़ी की बात करूँ, तीनों रिस्पॉन्स आएंगे। सो आई जस्ट एक्सेप्ट कि ये तीनों रिस्पॉन्स आएंगे, तो फिर मैं बस गो विद द फ्लो करता हूँ। बस वही चीज़ के जो आप हैं वही जाहिर करें, कोई फेक चीज़ आप दुनिया के सामने ना लाएं। बिल्कुल, और डेफिनेटली मैंने अपने ऊपर जनरली बहुत काम किया, अपने मेंटल हेल्थ पे भी, कि लोगों ने हेट करना है तो करना है, दैट्स देयर प्रॉब्लम। हाँ, हम उन्हें Nothing to नहीं do with रोक me. सकते, कितनों की जुबानों को हम पकड़ेंगे। Exactly. अच्छा सर, हमें बताइएगा कि आप अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पर्सनल पैशंस को कैसे बैलेंस करते हैं? ये ऑब्वियसली बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि बिजनेस भी काफ़ी हैं और फैमिली भी टाइम देना होता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लव करता हूँ बीइंग अ फादर। मेरी 2 बेटियाँ हैं, 6 and 8, तो माशाल्लाह। बहुत मुझे खुशी होती है कि मैं उनके साथ टाइम गुजारूँ, तो मैं जनरली प्रायोरिटाइज उन्हीं को करता हूँ ओवर वर्क एंड ओवर प्ले। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उनके साथ गुजारता हूँ। मैंने ये काम करना शुरू किया रिसेंटली, क्योंकि स्कूल के दिनों में वो सुबह चल जाते हैं स्कूल, मैं दफ्तर चले जाता हूँ, फिर हम शाम को मिलकर ऑब्वियसली हैंग आउट कर सकते हैं। लेकिन जब छुट्टियाँ होती हैं, जैसे आजकल छुट्टियाँ हैं, तो मैं ऑफिस लेट जाता हूँ, क्योंकि सुबह उठ के बच्चों के साथ नाश्ता करता हूँ, वहीं हम खेलते हैं, वहीं टाइम गुजारते हैं, और फिर मैं लेट जाता हूँ दफ्तर तक। सुबह का जो टाइम होता है ना बच्चों के साथ, वो अमेजिंग टाइम होता है, वो रेगुलर नहीं मिलता मुझे। तो जब भी मौका मिलता है मैं उनके साथ टाइम गुजारता हूँ, खासतौर पर सुबह। और फिर मैं ये करता हूँ कि जब मेरा बहुत बिजी टाइम आता है, जैसे PSL में, शुगर सीजन में, तो उसके बाद मैं एकदम एक ट्रिप लेता हूँ अब्रॉड, किसी स्टाफ के बगैर, ताकि सिर्फ मैं, बेगम और हमारे बच्चे हों, और फिर ज़्यादातर मैं ही टाइम गुजारा होता बच्चों के साथ, कभी यहाँ ले गए, कभी वहाँ ले गया। बट ट्रैवलिंग विद द किड्स अलोन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स। मेरी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ें मुझे पसंद है करना, उन्हीं में मैं अपने बच्चों को ऐड करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं एनिमे बहुत देखता हूँ शौक से, तो मैंने अब बच्चों को भी शौक दिलवा दिया है एनिमे का। तो जब मैं अपना TV देख रहा होता हूँ, मेरे बच्चे साथ होते हैं। अगर हम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, मैं बच्चों को भी वो स्पोर्ट्स सिखाता हूँ, ताकि हम इकट्ठे कर सकें। तो जो भी मुझे शौक है, मेरी कोशिश है कि मैं बच्चों के दिमाग में भी और दिल में वो शौक डाल दूँ, ताकि फिर हम मेरा वो होता है, रिलैक्सिंग टाइम भी होता है, प्लस मेरा फैमिली टाइम होता है, तो इससे भी हम काफ़ी टाइम गुजारते हैं। स्पोर्ट्स की बात आई है तो हम बात करते चलते हैं। मुझे लगता है कि आपको क्रिकेट ज़्यादा पसंद होगी। क्रिकेट तो डेफिनेटली मेरी फेवरेट स्पोर्ट है, खेलने भी, देखने के लिए भी। लेकिन उसके अलावा आई लव स्पोर्ट्स। बचपन से मैं बहुत स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ। स्कूल में मैं कई स्पोर्ट्स की टीम में था, कई टीम्स का कैप्टन भी था। तो वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट है, पैडल आजकल बहुत खेल रहे हैं, टेनिस, तो हर चीज़ मैंने बड़े शौक से खेली है। फुटबॉल के अलावा मैंने बाकी सब स्पोर्ट्स बड़े शौक से खेले और एंजॉय किए। सर, हमें बताइएगा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें 60% यूथ है, तो उनकी काउंसलिंग के लिए कौन सी ऐसी डायरेक्शंस या डायमेंशंस हैं जो कि हमें चाहिए, जिनकी ज़रूरत है हमें? देखिए, हम सब प्रोडक्ट हैं अपने एनवायरनमेंट का, अपने माँ बाप का, और वो ऑब्वियसली अपने माँ बाप के एनवायरनमेंट है, प्रोडक्ट देयर एनवायरनमेंट है। तो एक जनरल चीज़ मुश्किल होगी, लेकिन मैं ये लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको मौका मिले और आप अपनी थेरेपी करवा सकते हैं या काउंसलिंग करवा सकते हैं या कोई ग्रुप सेशंस हो, आप ज़रूर लें। बिकॉज जैसे हम अपने आप को प्रोफेशनल लाइफ में हम अपने आप को बेहतर कर रहे होते हैं, कोर्स ले रहे होते हैं, शॉर्ट कोर्स कर रहे होते हैं, वैसे हमने अपने आप को पर्सनली भी करना चाहिए। तो पर्सनली भी अगर हम कोई चीज़ कर सकते हैं जिससे हमें हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, या हमारे बचपन के ट्रॉमाज हैं, हमारे इश्यूज़ हैं, वो हम थोड़ा प्रोसेस कर सकें, ये एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगी, ना सिर्फ आपके लिए, लेकिन आपके फ्यूचर पार्टनर के लिए और आपके बच्चों के लिए भी। तो आई थिंक एवरीवन शुड बी ओपन माइंडेड टुवर्ड थेरेपी एंड काउंसलिंग। सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में यूथ को सही नुमाइंदगी मिल रही है? नहीं, मतलब हर कोई ग्रेविटेट करता है डिफरेंट लोगों के पास एज इंस्पिरेशन, एज मेंटोर्स। ना सिर्फ के पाकिस्तान में होने चाहिए, तो ग्लोबली लोग के होते हैं, आइकॉन्स होते हैं। तो आई थिंक जनरली काफ़ी हैं अच्छे आइकॉन दुनिया में। क्या बेहतरी लाना चाहेंगे आप इसमें? मैं तो कोई बेहतरी लाने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अगेन रीइटरेट करूँगा कि द गोल शुड बी कि एवरीवन
is moves past their own insecurities and is able to act with concern and confidence without being triggered by their own past traumas या उनके अपने unhealed wounds. तो I think अपने आप को heal करना is should be a priority for everyone. प्राइवेट सेक्टर का क्रिकेट में या बाकी स्पोर्ट्स में क्या उनका इन्फ्लुएंस है? जैसे पहले तो होता था कि कोई अगर टैलेंट है तो उसको सामने आने में बहुत टाइम लग जाता था, सालों लग जाते थे, लेकिन आजकल तो लाइमलाइट बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है कि प्राइवेट सेक्टर का इस पे कोई इन्फ्लुएंस है, और अगर है तो किस हद तक है? देखिए, लाहौर कलंदर जैसे है जी, अमेजिंग काम कर रहे हैं इन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और फिर उन टैलेंट को डेवलप करना, ख़ासतौर पे यहाँ लाहौर में। तो दुनिया पूरे पाकिस्तान के लोग वो ढूंढते हैं और उनको फिर ट्रेनिंग देते हैं, और क्योंकि उनके पास अपनी टीम है तो यकदम उनको मौका मिलता है परफॉर्म करने के लिए टीवी के सामने, और टीवी पे कोई परफॉर्म कर लेना यकदम सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो डेफिनेटली बहुत लोगों का रोल है, क्योंकि क्रिकेट एक है टेलीवाइज स्पोर्ट। तो कोई भी अच्छा प्लेयर बनाए, लेके आएँ, उसको तैयार करें, जैसे एक अच्छा मैच हो जाए ना, यकदम चीज़ें बदल जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, उनके पास इस तरह का टेलीवाइज्ड एक एनुअल इवेंट नहीं है जहां लोग अपना टैलेंट शोकेस कर सकें। तो आई थिंक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा भी फोकस करना चाहिए ऑन दीज काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, जैसे फुटबॉल है, जैसे हॉकी है, जैसे बाकी एथलेटिक्स हैं, बैडमिंटन हो गया, बाकी हो गया, बिकॉज आई थिंक ये बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो रही है। मेरा खुद भी बहुत पैशन है कि मैं एक फुटबॉल लीग शुरू करूँ PSL की तरह, ताकि यहाँ के जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो हमारे टैलेंट हैं, वो भी शोकेस कर सकें पाकिस्तान में और इवेंचुअली ग्लोबली इंशाल्लाह। सर UMT आप आए तो कैसा था आपका विजिट UMT का? मैं बहुत ज़्यादा प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ। मुझे पहले बहुत तारीफ़ हमने सुनी हुई है UMT की, काफ़ी हमने आपके ग्रेजुएट्स हायर भी किए हुए हैं हमारे कंपनीज़ में, लेकिन जो कैंपस का लेवल है, जो टीचर्स हैं, जो इंथुजियाज़म है, मैं इससे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। अगर कॉम्पेयर ज़्यादा स्माइल करी होती शुरू में, मुझे ज़्यादा खुशी होती, लेकिन चलो अभी आपकी लेट स्माइल आ गया तो उसे भी हम खुश हैं। जी सर हमसे शेयर कीजिएगा मुल्तान सुल्तान का कोई ऐसा यादगार वाकया जो बहुत यादगार हो और मज़ाहिया हो और आप शेयर करना चाहते हो। देखिए, मुल्तान सुल्तान में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग स्पेसिफिक वाकया क्या हो सकता है इंटरेस्टिंग वाकया? एक तो ऑब्वियसली ऑन फील्ड चीज़ें तो बहुत मेमोरेबल हुई हैं, ऑफ फील्ड अभी कोई ज़हन में नहीं आ रहा। इट्स ओके सर, हमें बताइएगा कि आप मुल्तान सुल्तान के CEO हैं, तो कोई ऐसा लीडिंग लेसन जो आप शेयर करना चाहते हो हमारी यूथ के साथ? मुल्तान सुल्तान द फैक्ट कि हम इसको टीम ख़रीद सके, ये तो एक बहुत ज़्यादा प्रिविलेज चीज़ है। बहुत ज़्यादा लकी हूँ मैं कि जो मेरा पैशन है उसमें मैं खुद एंटर कर सका। जी, अब मेरा सिर्फ ये था कि मैं एंटर करूँ विद एज मच ह्यूमिलिटी एज आई कैन, बिकॉज मीटिंग दीज क्रिकेटर्स जो हमारे बचपन के लेजेंड्स हैं, जिनको हम टीवी पे देखते थे, आइडलाइज करते थे, उनके साथ मिलना, घूमना फिरना इज़ जस्ट अमेजिंग। तो कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन मैं बस ये कहूँ कि अगर आपको ऐसा मौका मिले टू डू समथिंग यू लव, आपने बस उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करना है। यू शुड गो फॉर इट। गो नॉट जस्ट गो फॉर, बट व्हाई यू इन इट। अगर आपको कोई जॉब मिलना चाह रही है, कोई इंटर्नशिप मिल गई है, आपको जो आपसे उससे फ़ायदा ले सकते हैं वो तो और बात है, लेकिन आप जब उस चीज़ के अंदर है, आपने उसको मैक्सिमम एंजॉय करना है और वो एक्सपीरियंसेस सोक अप करने हैं, ताकि जब आप बुढ़े हैं, बाल सफ़ेद हो गए, बाल गिर गए हैं, आप वो एक्सपीरियंस याद रखें कि यार वो टाइम पे मैंने ये किया था, मुझे इतना मज़ा आया था। क्योंकि मेमोरी आपके साथ रहेगी हमेशा। जो CV पे आपके आ गया है या कोई अपने कनेक्शन बनना है, वो मिले ना मिले, वो उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो मेमोरी होगी ना, वो हमेशा आपके पास रहेगी। सर, अगर आप हमारी नौजवान यूथ को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़। मैं रिएटरेट करूँगा कि आप लोगों ने अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, और अपने फ्यूचर, अपने बच्चों का, अपने स्पाउसेस का, अपने माँ बाप का, इन सारों का मेंटल हेल्थ पे हम सारों का असर होएगा। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मौका मिले थेरेपी का, काउंसलिंग का, या अपने चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करने का, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि हम सारों के बचपन के वूंड्स हैं कि कभी बाप ने डांट दिया, कभी माँ ने डांट दिया, कभी मुझे लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, जैसे मुझे बहुत लड़कियों ने किया, या कोई दोस्त से लड़ाई होगी, या कभी मारपीट की, कोई 100 चीज़ें होती हैं। हमेशा ये चीज़ें हम भूल जाते हैं, मतलब हम इग्नोर कर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अब हील हो गई हैं। हमेशा जो हमारे बचपन की इनसिक्योरिटीज़ है ना, वो मरते दम तक हमारे साथ रहती हैं। तो यही है कि आप सोचें कि मेरी इनसिक्योरिटी क्या है,
उसको रिकग्नाइज करें और फिर सोचें हम इसको ओवरकम या इसको प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ जस्ट एज अ स्मॉल थिंग, आपको ये ना लगे कोई ऐसी कोई बड़ी बात है। अब मैं क्योंकि चौथा बच्चा था फैमिली में, 3 बड़ी बहनें थी। मेरे वाले साहब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे उस ज़माने में, ख़ासतौर पे ये दूर दूर इलाकों में तो घर कम होते थे। अब मेरी 3 बड़ी बहनें थी तो मेरी वालदा सबसे ज़्यादा टाइम गुजारती थी मेरी 3 बहनों के साथ। तो मैं अकेला लड़का होता था वहाँ, तो मैं बस अपने आप को ही पाल रहा था, टीवी देख रहा होता था, किताबें पढ़ रहा होता था, मैं अपनी चीज़ें कर रहा था, स्पोर्ट्स बॉल खेलता था। तो मेरा बचपन से ये हुआ कि मैं अकेला पसंद करना, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, ये मुझे लगता है। असल में क्या है, क्योंकि मेरे पास कोई था ही नहीं जिसके पास मैं जा सकूँ बचपन से। ये नहीं बात कर रहा बड़े हो गए, मैं कोई 4-5 साल का था तो वो आपकी मेरे आदत पास बन गई थी? नहीं, मुझे लग रहा है वो मेरी आदत है। असल में वो मेरा डर है कि मुझे लगता है कि मैं किसी पे रिलाई नहीं कर सकता, और तो इसलिए मैं अपने आप को अलग रखता हूँ। आइडियली तो हर बच्चा चाहता है उसके पास लोग हो ना, जिससे वो खेल सके, जिससे वो कनेक्ट कर सके, बॉन्ड कर सके। क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास नहीं था, तो मैं अब अकेला ज़्यादा रहता हूँ। नॉट कि मुझे पसंद है, असल में मुझे डर है कि अगर मैं लोगों से क्लोज हूँ फिर मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा। तो इस वजह से फिर मैं अपने आप को लोगों से आइसोलेट करता था डर से। जब मैंने रियलाइज़ किया इसको ऑब्वियसली रिसेंटली, अब मैं हूँ कि यार मैं एक्चुअली आई नीड टू ट्रस्ट पीपल मोर, कि ये मुझे नहीं छोड़ देंगे। तो अब मैं अपने रिलेशनशिप में, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में मैं ज़्यादा आउट गोइंग होता हूँ कि नहीं यार अब मैं इससे कनेक्शन बनाऊँगा और ये ठीक है, आई कैन ट्रस्ट। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं पूरी ज़िंदगी। तो ये आप लोग जितना सोचेंगे इसके बारे में, जितना आप लोग इस बारे में सीखेंगे, आप डेफिनेटली आप सारों को फ़ायदा होगा और आपकी फैमिलीज़ को भी फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपके यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत से वाक़या आपने हमारे साथ शेयर किए, बहुत सी मज़े की बातें की और हमें लाइफ लेसन्स दिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तरीन, प्लेजर। ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। हमने अली तरीन साहब से बहुत सी बातें की और बहुत से लाइफ लेसन सीखे। मुलाकात होती है आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।